काल आता है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इस स्वर्ण युग की नींव रखने वाले थे गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत और चौथी शताब्दी की शुरुआत में भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था। कुषाण और सातवाहन साम्राज्य कमजोर हो चुके थे और एक नए शक्तिशाली साम्राज्य की आवश्यकता थी। इसी समय गुप्त वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने न केवल गुप्त वंश की सत्ता को मजबूत किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत को एक राजनीतिक इकाई में बदलने की दिशा में पहला कदम रखा। उनका शासन गुप्त साम्राज्य के गौरवशाली अध्याय की शुरुआत था, जिसने आने वाले समय में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का सिंहासनारोहण गुप्त वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने लगभग 319 ईस्वी में सत्ता संभाली और अपने पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा स्थापित आधार को और मजबूत किया। उस समय उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने कुशल नेतृत्व और राजनीतिक दूरदृष्टि से गुप्त साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। उनका राजतिलक केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं था, बल्कि पूरे गुप्त परिवार की उपलब्धि थी। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि दी, जो उनकी सर्वोच्च सत्ता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। उनके शासन की शुरुआत ने भारत को एक संगठित और सशक्त साम्राज्य की ओर बढ़ाया, जिसने आगे चलकर स्वर्ण युग की ओर मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक थी कुमार देवी से विवाह। कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थीं, जो उस समय एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित राज्य था। इस विवाह ने न केवल चंद्रगुप्त की व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाया, बल्कि गुप्त साम्राज्य को भी एक मजबूत राजनीतिक आधार प्रदान किया। लिच्छवियों के साथ गठबंधन से चंद्रगुप्त प्रथम को सामाजिक प्रतिष्ठा, सैनिक सहयोग और उत्तर भारत में व्यापक प्रभाव प्राप्त हुआ। इस विवाह को उस समय के राजनीतिक कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त और कुमार देवी की संयुक्त प्रतिमा गुप्त सिक्कों पर अंकित की गई थी, जो उनके राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों का प्रमाण है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विवाह गुप्त साम्राज्य की नींव को और सुदृढ़ करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सेनापति भी थे। उनके शासनकाल में गुप्त सेना को संगठित और सुदृढ़ किया गया। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, जो युद्ध में साम्राज्य की शक्ति का परिचय देते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को अनुशासन और संगठन का प्रशिक्षण दिया। इस कारण गुप्त सेना न केवल संख्या में बड़ी थी, बल्कि रणनीति और मनोबल में भी श्रेष्ठ थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी सुदृढ़ सेना के सहारे कई छोटे राज्यों को पराजित किया और उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उनका विजय अभियान शांतिपूर्ण शासन और स्थिरता की नींव था। युद्ध जीतने के बाद भी वे पराजित शासकों के साथ व्यवहारिक और कूटनीतिक नीति अपनाते थे। यही कारण था कि उनका साम्राज्य स्थिर, शक्तिशाली और लोकप्रिय बन सका। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र न केवल प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी हृदय स्थल था। ये शहर गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था, जहां व्यापार, राजनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलता था। पाटलिपुत्र की गलियां विशाल महलों, सुगंधित उद्यानों और व्यस्त बाजारों से भरी रहती थीं। यहां विद्वान, व्यापारी, सैनिक और कलाकार सभी एक साथ रहते थे। शहर की दीवारें मजबूत थीं और इसमें विशाल द्वार तथा सुरक्षा व्यवस्था थी, जिससे ये अजेय दिखाई देता था। राजमहल में भव्य सभाएं आयोजित होती थीं, जहां साम्राज्य के दूत, मंत्री और सेनापति उपस्थित रहते थे। ये राजधानी केवल सत्ता का केंद्र नहीं थी, बल्कि गुप्त युग की समृद्धि, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक। गुप्त साम्राज्य की शक्ति केवल सेना और राजनीति पर ही नहीं, बल्कि उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर भी आधारित थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में व्यापार मार्ग सुरक्षित और संगठित थे। गंगा घाटी से लेकर बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया तक व्यापारी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते थे।
व्यापार में कपास, रेशम, मसाले, धातु और मोती जैसी वस्तुएं प्रमुख थीं। पाटलिपुत्र, उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बने। समुद्री और स्थलीय मार्गों से गुप्त साम्राज्य की समृद्धि विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर व्यवस्था थी। कृषकों से भूमि कर, व्यापारियों से शुल्क और कारीगरों से उत्पादन कर लिया जाता था। इस राजस्व का उपयोग सेना, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। यही संगठित अर्थव्यवस्था गुप्त साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले गई। गुप्त साम्राज्य के दौर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका बड़ा कारण था उस समय का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में धर्म को सहिष्णुता और सम्मान मिला। हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हुआ, साथ ही बौद्ध और जैन परंपराएं भी समाज में सम्मानित थीं। समाज विभिन्न वर्णों और व्यवसायों में विभाजित था, लेकिन शिक्षा, कला और संस्कृति सबके जीवन का अहम हिस्सा थी। स्त्रियों की भूमिका परिवार और संस्कृति में महत्वपूर्ण रही। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल साहित्य, संगीत, नृत्य और स्थापत्य कला के उत्कर्ष का समय था। मंदिरों और मूर्तियों में सुंदरता और आध्यात्मिकता झलकती थी। विद्वान, कवि और कलाकार राजकीय संरक्षण में फले फूले। धर्म, समाज और संस्कृति के इस सामंजस्य ने गुप्त काल को इतिहास में विशेष स्थान दिलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने केवल आंतरिक मजबूती ही नहीं पाई, बल्कि बाहरी दुनिया से भी गहरे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इस काल में वैवाहिक संबंध राजनीति का सबसे प्रभावी साधन बने। कुमार देवी के साथ लिच्छवी वंश से हुआ विवाह गुप्त साम्राज्य को उत्तर भारत में नई शक्ति और प्रतिष्ठा दिलाने वाला साबित हुआ। गुप्त साम्राज्य ने शकों, कुषाणों और सातवाहनों जैसे समकालीन राजवंशों के साथ कभी मित्रता तो कभी प्रतिस्पर्धा का मार्ग अपनाया। समुद्री व्यापार और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी अन्य राज्यों से समझौते किए गए। अन्य साम्राज्यों की तुलना में गुप्त साम्राज्य की विशेषता ये रही कि उसने युद्ध के साथ साथ कूटनीति को भी बराबर महत्व दिया। यही कारण है कि गुप्त काल को स्थिरता, सहयोग और सामरिक समझदारी का युग माना जाता है। इतिहास को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके ठोस प्रमाण। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसका बड़ा स्रोत हैं सिक्के, शिलालेख और साहित्यिक अभिलेख। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में जारी किए गए सिक्कों पर उनकी और कुमार देवी की छवियां अंकित मिलती हैं। ये न केवल सत्ता की वैधता दिखाते हैं, बल्कि उस समय के कला और आर्थिक स्थिति का भी आईना पेश करते हैं। शिलालेख जैसे प्रयाग प्रशस्ति हमें गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों और शासकों की नीतियों का बखान करते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्र और अभिलेख प्रशासनिक व्यवस्था और समाज की झलक देते हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं। सिक्के, शिलालेख और प्राथमिक स्रोत ही वो खिड़की हैं जिनसे हमें गुप्त काल का असली रूप देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल ने भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सन 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई, जिसे बाद के ग्रंथों और शिलालेखों में दर्ज किया गया। कई विद्वानों का मानना है कि यह संवत या तो चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण से जुड़ा था या उनके पुत्र समुद्रगुप्त के सहशासन की शुरुआत से। गुप्त संवत ने भारत के इतिहास को एक नया काल मान दिया, जैसे मौर्यों और शक संवत ने किया था। इस काल गणना का उपयोग आने वाली शताब्दियों तक प्रशासन, राजनीति और साहित्य में होता रहा। यही वजह है कि गुप्त संवत को भारतीय सभ्यता में एक महत्वपूर्ण कालक्रमिक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस शुरुआत के कारण गुप्त साम्राज्य केवल सत्ता का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि समय और इतिहास को गिनने की एक नई धारा भी बन गया। हर साम्राज्य की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ आता है, जब एक महान शासक का अंत होता है और सत्ता नई पीढ़ी को सौंप दी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उनके उत्तराधिकारी, विशेष रूप से उनके पुत्र समुद्रगुप्त के हाथों में आई। समुद्रगुप्त को इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है, क्योंकि उनकी युद्ध कौशल और विस्तारवादी नीतियों ने गुप्त साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सत्ता का यह संक्रमण केवल एक राज सिंहासन की अदला बदली नहीं था, बल्कि गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की असली शुरुआत थी। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु ने भले ही एक अध्याय का अंत किया, परंतु समुद्रगुप्त का उदय आने वाले अध्यायों को अमर बना गया। ये सत्ता का संक्रमण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है।
चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी विरासत थी गुप्त साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत बनाना कि आगे चलकर ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया। उनकी दूरदृष्टि, लिच्छवी विवाह गठबंधन और महाराजा धीराज जैसी उपाधि ने गुप्त वंश को अद्वितीय पहचान दी। इतिहास में उनका महत्व केवल उनके शासनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर और शक्तिशाली मंच तैयार किया। समुद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों ने जिस साम्राज्य का विस्तार किया, उसकी बुनियाद चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रखी थी। त्वरित पुनरावलोकन। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक ताकत को मजबूत किया, विवाह संबंध और कूटनीति से स्थिरता लाई। महाराजा धीराज उपाधि के साथ गुप्त साम्राज्य को पहचान दी। गुप्त संवत की शुरुआत हुई।